23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम। चुनाव के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले इलेक्शन टुडे में हम उस खबर से आपको रूबरू कराएंगे जो सियासी गलियारों में चर्चाओं में रही और किसी न किसी रूप में चुनाव में भी असर डालेगी। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही निकलता है। सियासत में यह बात अक्सर कही और सुनी जाती है, लेकिन इसके उलट कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर इसका असर कम ही दिखाई दे रहा है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे और 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में राहुल की यात्रा महज 2.5 दिन ही ठहरेगी, जो अब नया सियासी मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में 130 किलोमीटर चलेंगे और 3 लोकसभा सीट, 11 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। लेकिन 2.5 दिन की यह यात्रा क्या मैसेज दे रही है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा क्या मैसेज दे रही है, क्या संदेश दे रही है, क्योंकि करीब 2.5 दिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रहेगी और 2.5 दिनों में ये यात्रा 130 किलोमीटर चलेगी। 130 किलोमीटर यात्रा कवर करेगी, जिसमें 3 लोकसभा सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटें हैं। इसमें जाट मुस्लिम बाहुल इलाकों से राहुल गांधी गुजरेंगे। किसान आंदोलन से बीजेपी को जरूर नुकसान पहुंचा उन सीटों पर। ईस्ट यूपी तक मैसेज पहुंचाना कांग्रेस का मकसद है। और देखिए, इसके पहले हम पिछले दिनों की बात करें, जिन राज्यों से यात्रा गुजर चुकी है वहां पर कभी इतने कम दिनों के लिए यात्रा नहीं गुजरी। किस राज्य में कितने दिनों तक यात्रा रही ये आपको दिखा रहे हैं। तेलंगाना में 12 दिनों तक यात्रा रही, तो वहीं महाराष्ट्र में करीब 2 सप्ताह 14 दिनों तक यात्रा रही। मध्य प्रदेश में भी 2 हफ्ते से अधिक यानी 16 दिनों तक यात्रा रही। राजस्थान में भी लगभग 2.5 सप्ताह तक 18 दिनों तक यात्रा रही। देश की राजधानी दिल्ली में जरूर 2 दिन रही यात्रा, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे घनत्व आबादी वाला, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, वहां पर सिर्फ 2.5 दिन। और अब देखिए, इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेटजी पर बात करें तो अच्छे परफॉर्मेंस वाले राज्यों में यात्रा ने ज्यादा समय गुजारा। बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन वाले राज्यों पर ज्यादा फोकस। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव होना है। महाराष्ट्र, हरियाणा में यात्रा से धार देने की कोशिश की है। ये इस यात्रा की स्ट्रेटजी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद आज यूपी पहुंची, जहां गाजियाबाद में प्रियंका गांधी ने न सिर्फ राहुल गांधी का स्वागत किया, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर भी चलती नजर आई। साथ ही प्रियंका ने लोनी बॉर्डर पर बने मंच से राहुल गांधी को एक योद्धा बताया। प्रियंका ने कहा कि इनकी छवि बिगाड़ने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च सरकार ने कर दिए, लेकिन मेरे भाई को खरीद नहीं पाए। साथ ही दोनों भाई बहन मंच पर एक दूसरे के साथ मस्ती करते भी नजर आए। सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं। योद्धा है, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे।
देखिए, दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं और किस तरह राहुल गांधी अपनी बहन के साथ मस्ती कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इसे बहुत मजाकिया तौर पर लेती है। राहुल गांधी शरारत करते हैं अपनी बहन के साथ, उन्हें चूमते हैं गालों पर, और जैसे याराना होता है, दोस्ती होती है, याराना होता है दोनों भाई बहन के बीच, वो याराना दिख रहा है। इधर देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ओबीसी वोटर को रिझाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सतना में गुरुवार को ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल होंगे। इधर बीजेपी भी इस पर हमलावर है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को धोखा दिया है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी निशाना साधा। अब कांग्रेस का यह सम्मेलन आने वाले चुनाव में कितना कारगर साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर सियासत जमकर शुरू हो गई है। सतना में रखा है, वो माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, सभी लोग उसमें जा रहे हैं। और जितने हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के विधायक हैं, जो वहाँ लीडर्स हैं, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया है। तो मैं समझता हूँ सारे लोग उस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओबीसी के साथ में जो धोखा कांग्रेस ने किया था, ये ओबीसी वर्ग बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। किस तरह से उन्होंने एक शगुफा छोड़ा अपनी सरकार में और फिर महाधिवक्ता तक खड़े नहीं हुए हाई कोर्ट में और स्टे करवा दिया। ओबीसी धोखा कभी भूल नहीं सकता है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए अभी तक और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आए। अब जब चुनाव आ गए हैं तो अब घोषणाओं का पिटारा खुलेगा, समाजों का बंटवारा होगा, समाजों के सम्मेलन होंगे, अनेक समाजों को फाइनेंस करके और उनको सरकार के खिलाफ भड़का के और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की स्थिति होगी। जैसा पिछले चुनाव के समय चंबल में सामान्य वर्ग और जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग में वर्ग संघर्ष कराने की स्थिति कांग्रेस ने की थी, वो स्थिति अब फिर कांग्रेस प्रदेश में करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास के नाम पर कुछ है नहीं है। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम आपको लिए चलते हैं सीहोर की आष्ठा विधानसभा। आष्ठा विधानसभा बीजेपी का मजबूत किला है, जिसे कांग्रेस पिछले 7 चुनाव में फतह नहीं कर पाई है। फिलहाल यहां से बीजेपी के रघुनाथ मालवीय हैं। मालवीय आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो कांग्रेस को मजबूती से मैदान में उतरने का दम भर रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम चुनावी जायका लेने पहुंचे आष्ठा। वैसे तो आष्ठा विधानसभा की पहचान बहुत अलग रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र कहलाता रहा है। 2018 में भी जब यहां चुनाव हुए तो बीजेपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस के इंजीनियर गोपाल परमार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार चीजें बदली हुई है। वही गोपाल परमार जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन होगा क्या 2023 में? तो फिर कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा? क्या बीजेपी का प्रत्याशी बदला जाएगा? और जिन वर्षों में ये काम किया गया, जो दावे किए गए, उस पर विधायक कहां पहुंचे? तो आज लेते हैं आष्ठा का चुनावी जायका। मध्य प्रदेश की आष्ठा विधानसभा, इस विधानसभा के अपने समीकरण रहे हैं और इसे बीजेपी के गढ़ के रूप में जाना जाता है। 2018 में बीजेपी के रघुनाथ मालवीय ने कांग्रेस के इंजीनियर गोपाल को चुनाव हराया, जो अब खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये विधानसभा ग्रामीण है, लिहाजा इसके अपने मुद्दे हैं। वही पुराने घर और टूटी सड़कें। सड़क बनी भी तो सरकार की नल जल योजना की भेंट चढ़ गई। गांव में ज्यादातर लोग खेती किसानी या मेहनत मजदूरी करने वाले होते हैं। रोजी रोटी के लिए मजदूरी करना ही जरिया है। जनता चुनाव को अपने नजरिए से देखती है और बताती है कि विधानसभा में विकास और विकास के दावों का क्या हाल है। सरकार कैसा काम कर रही? काम तो अच्छा कर रही है यहाँ पे। बीजेपी अच्छा काम करती कि कांग्रेस? देखो साहब, अभी तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अच्छा कर रही है। कांग्रेस आती है तो अब उसके कार्यकाल में देखेंगे।
अभी तो बीजेपी ठीक कर रही। पिछली बार आ गई थी कांग्रेस 2018 में, जब 2018 में सही काम नहीं चला था। गांव में काम हुआ, विकास हुआ। हाँ जी, वो ना अभी नल जल योजना चल रही है। नल जल योजना जानते हो? नल जल योजना, हाँ, जो गांव-गांव घर-घर जो नल चल रहा है। आपके गांव में पहुंच गई? हाँ, पहुंच रही, चल रहा है। आष्टा में क्या हुआ, कितना बदल गया आपका आष्टा? बढ़िया था, बहुत बदल गया, 100% बदल गया आष्टा। हमारे मामा जी ने बहुत बदल दिया, शिवराज सिंह चौहान ने। और हमारे अध्यक्ष साहब भी बीजेपी के हैं नगर पालिका में, और हमारे पार्षद भी वही हैं बीजेपी के। बहुत अच्छा काम कर रहा था, हमारे महल्ले में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आष्टा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। वोट किसको दोगे? वोट में सर कमलनाथ सरकार को दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब वो युवा पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बाकी थोड़े से वो हमारे लिए, मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत सोचा उन्होंने। किसको हराओगे, किसको जिताओगे? अभी तो बीजेपी में है, दिया वोट तो। क्या कर दिया बीजेपी ने? जी बहुत फायदा, मोदी जी अच्छा काम करते हैं, मोदी जी के पक्ष में ज़्यादा है हम। अच्छा, मतलब मोदी के कारण वोट करो? मोदी के कारण वोट करेंगे। और राहुल गांधी कह रहे हैं हमें करो। न, उनको नहीं करेंगे हम, मोदी जी को ही करेंगे। मोदी जी में क्या है ऐसा? मोदी जी अच्छा आदमी है, वो सब ध्यान देते हैं। आष्टा बीजेपी का गढ़ है। 1990 के बाद से बीजेपी एक भी चुनाव नहीं हारी। विधानसभा में वर्तमान विधायक रघुनाथ मालवीय हैं, जिन्हें अपने विकास के कामों के जरिए फिर टिकट मिलने की उम्मीद है और जीतने का भरोसा है। काम तो मेरे यहाँ बहुत हो चुके हैं, बहुत सारे काम हम करने वाले भी हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई बड़ा काम हमारे पास है नहीं। जैसे आष्टा में मैं कन्या महाविद्यालय खोलने की बात की है मैंने, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है, उसमें भी हमको सफलता मिलेगी। एक कोठरी में बालक महाविद्यालय खोलने की बात हमने की है। ऐसे जो बड़े काम हैं वो हम करने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए इस सीट पर हमेशा चुनौती रही है। 2018 में जिन गोपाल इंजीनियर को अपना प्रत्याशी बनाया था, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस नगर में अपनी अलग पहचान रखने वाले डॉक्टर हेमंत वर्मा पर दांव लगाने की चर्चा है। अगर कांग्रेस मुझे मेरी ईमानदारी और मेरी सेवा के आधार पर अगर मुझे टिकट देती है, तो मैं निश्चित कांग्रेस को और इस समाज की सेवा करके बताऊंगा। और इस चिकित्सा सेवा में मैं बहुत अच्छा एक हेल्थ मॉडल बनाना चाहता हूं कि यहाँ के बेरोजगारों के लिए काम करना, इनके लिए कैसे रोजगार हम विकसित कर सकते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। दावे हैं, वादे हैं और सामने है 2023 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी आत्मविश्वास से भरी है तो कांग्रेस इस गढ़ को भेदने के लिए बेचैन है, लेकिन फैसला तो जनता की अदालत में ही होगा। यहाँ का जायका तो अलग ही है चुनाव का। लोग कुछ खुलकर बात करते हैं, कुछ विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं और कुछ इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मैदान में होगा कौन। लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि मिर्च जिसको भी लगाए, ऐसे व्यक्ति को लगाइएगा जो काम ना करे, और लाइएगा उसको जो विकास के काम करे। यही तो है चुनावी जायका। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़ आष्टा। तो चलिए इस सीट का सियासी इतिहास भी समझ लेते हैं। करीब 2.5 लाख मतदाता वाली ये सीट है आष्टा की। सीहोर जिले की अहम विधानसभा सीट है। बीजेपी का गढ़ है आष्टा विधानसभा सीट। पिछले 7 चुनावों से लगातार यहां बीजेपी की ही जीत होती आई है। कांग्रेस जरूर कोशिश करती है जीतने की, लेकिन सफलता बीजेपी को मिल रही है। 2018 में बीजेपी के रघुनाथ मालवीय ने यहां से जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी बार विधायक बने हैं रघुनाथ मालवीय। बीजेपी से ही 4 बार विधायक रहे रंजीत सिंह गुरवा। हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में आज मुलाकात करिए बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल से, जो पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई हैं। इसकी तकरार है और वहीं गुड़ की मिठास है, इसको कैसे आप एक साथ लेकर चल रहे हैं? जहाँ तक विकास की बात, नरसिंहपुर जिले की विकास की बात करें तो नरसिंहपुर में जितना भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। इन सब लगातार विजय के पीछे क्या रणनीति, कुछ ऐसी कोई रणनीति जो सार्वजनिक करना चाहें? अब हम लोग भी समझना है कि इस विजय के पीछे क्या रहता है। जनता का आशीर्वाद एक रणनीति है। जनता का जब तक आशीर्वाद है, जब तक ठीक है। उसकी सेवा में हमेशा, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग हमेशा 24 घंटे सेवा में
रत रहते हैं, प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति छूट न पाए जिसकी हम लोग सेवा में न कर सकें। आप पूर्व मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में, तो क्या अब आने वाले 23 की तकरार में यदि सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आप विजय होते, तो क्या और आपकी अभिलाषा है नरसिंहपुर जिलों को लेकर? नरसिंहपुर जिला सही एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि है और अभी जो हमारे दो तीन बैराज बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, उससे सिंचाई के साधन भी बढ़ेंगे, सिंचाई की रोजगार भी उसमें और बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ तो सबके लिए लाभदायक। कुछ एक बड़ा सपना, एक बड़ा कोई उद्योग, मेडिकल कॉलेज की हम लोगों ने बात करी कि मेडिकल कॉलेज भी यहाँ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो उसकी भी लगभग फॉर्मेलिटी पूरी होने को है जिस दिन भी प्रधानमंत्री जी घोषणा करेंगे। ऐसा मानता हूँ कि तो नगर के विकास के लिए हम लोग प्रयास हैं। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जितनी भी अवैध कॉलोनी वैध करने के लिए उन्होंने घोषणा करी है, जितनी भी सारी उसमें सड़क, बिजली, पानी, सारी उस व्यवस्था शीघ्र उसकी व्यवस्था हो रही है। तो देखा आपने, विधायक जी ने बताया कि हम प्रयास करें कि नरसिंहपुर को अधिक से अधिक सुंदर बना सकें, युवाओं को रोजगार मिल सके। अभी हमारे साथ विधायक जालम सिंह जी थे जिन्होंने अपनी बात। और अब बारी है चुनावी जायका लेने की। उज्जैन में हमने 8 तरह की चाय का जायका लिया, साथ ही 2023 चुनाव में राजनीति का फ्लेवर भी जाना। बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आज हम निकले हैं जायका चुनाव का। हम देखते हैं कि आजकल चाय का युग भी बदलता जा रहा है, अलग अलग प्रकार की चाय यहाँ बेची भी जाती है और बड़ी संख्या में यूथ यहाँ चाय की चुस्की लेने आता है। आप देखते हैं कई युवा हैं जो सभी के हाथ में कुल्हड़ में चाय यहाँ बेची जाती है। कितने प्रकार की ये चाय की चुस्की का आनंद देते हैं, हम इनसे बात करते हैं। कितने फ्लेवर की आप चाय बेचते हैं? हमारे यहाँ 9 से 10 प्रकार की चाय है और सभी चाय कुल्हड़ में फ्लेवर में सर्व की जाती है, कुल्हड़ में ही सर्व की जाती है। कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव होना है उसमें भी चुस्की चाय की होगी, राजनीति की भी होगी। क्या देखते हैं आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में यही रहेगा कि अभी क्या है कि मोदी जी भी आए हैं, राहुल जी भी आए हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि दोनों बराबरी की टक्कर होगी। इनके अनुसार बराबरी की टक्कर होने वाली है, क्योंकि जायका चुनाव का हो चाहे चाय की चुस्की का हो, हम लोग और भी लोगों से बात करते हैं। आपने चाय की चुस्की का आनंद लिया है, क्या लगता है आने वाला साल जो जायका चुनाव का होने वाला है उसमें क्या कहेंगे? चुनावी जायका तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां बहुत गर्म है। राहुल गांधी जी की यात्रा हुई है, उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। चुनावी राजनीतियां बहुत गरमाएंगी इस बार। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीति में उठापटक इनके अनुसार होना है, क्योंकि राहुल गांधी भी उज्जैन आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। और भी लोगों से बात करते हैं चाय की चुस्की के साथ, क्योंकि यहाँ का जो चाय का टेस्ट है वो एकदम अलग है। राजनीति जैसा उठापटक यहाँ चाय में भी हो चुका है। पहले हम चाय एक प्रकार की पीते थे, लेकिन इस दुकान पर आकर 8 प्रकार की फ्लेवर के साथ चाय मिलती है। आपने कौन सी चाय का स्वाद लिया है? आपने चॉकलेट चाय पी है यहाँ पर सर। अभी अब देखिए ठंड तो तेज हो गई, अब देखते हैं कि अब यात्रा चलती है या फिर मोदी जी चलते हैं। अब लोग क्या चल रहे हैं ठंड के हिसाब से, मेरे हिसाब से मोदी जी की बात ज़्यादा मानेंगे लोग। अब यात्रा में राहुल जी को ठंड तो लग नहीं रही है, अब ठंड का असर उनके शरीर पे पड़ता है या अभी जनता पे, ये तो चाय पीने के बाद पता पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं ये यूथ है, यूथ के ऊपर ही डिपेंड है चुनाव का। चाय तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स की मिलती हैं, जैसे अपनी चॉकलेट मिलती है, जिंजर फ्लेवर मिलती है, बस बढ़िया है, पी के आनंद लेते हैं। फिलहाल तो ठंडी का मौसम है, तो ठंडी का मौसम, अदरक वाली चाय ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं कैमरे के सामने तो नहीं आना चाहता, लेकिन पीठ पीछे जरूर बात करता है। आप देखते हैं जो पूरा चाय सुट्टा बार है, यहाँ पर यूथ का सबसे बड़ा एक कॉम्बिनेशन रहता है। यूथ को अलग अलग प्रकार की यहाँ चाय की चुस्की लेने का आनंद बहुत आता है। हम लोगों से भी बात करते हैं, भाई आप चाय की चुस्की का आनंद लेते हैं, किस प्रकार की चाय और क्या स्वाद लग रहा है इसका? हम इसके यहाँ जिंजर वाली चाय लेते हैं और कम से कम 3 साल से पी रहा हूँ मैं इसके यहाँ पे। जब भी आता हूँ यहाँ पीता हूँ बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया चाय, बहुत अच्छी एंजॉय है। बात करें इस बार के चुनाव की, तो चुनाव में किस प्रकार की चुस्की होगी? चुनाव में चुस्की तो मैं वैसे पॉलिटिक्स में ज़्यादा करता नहीं हूँ मैं, लेकिन जैसी चुस्की इसकी होना चाहिए गर्मा गर्म, वही चुस्की चुनाव की होना चाहिए। कौन देगा, बीजेपी देगी क्या कांग्रेस? बीजेपी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी का तरफ लग रहा है इनका रुझान। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार चाय की चुस्की का आनंद यहाँ नजर आ रहा है, वैसे ही यूथ का कहना यह है कि इस बार हमको राजनीति में एक साफ छवि नहीं दिख रही, यहाँ पर फाइट होना संभावित लग रहा है। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। चलिए अब वक्त है जन का मन टटोलने की। जबलपुर में हमने जनता से जाना कि वो 2023 में कैसा जनप्रतिनिधि और सरकार चाहते हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं।
जैसी वर्तमान में सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल ठीक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांतों पर काम कर रही है। लेकिन बस इतना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों को भी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य ग्रामीण क्षेत्रों को भी चाहिए। और शहरी क्षेत्रों में जो स्लम्स हैं वहाँ पर भी हमको स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इस पर हमारी आने वाली सरकार, वर्तमान सरकार जो है वो पुनः चुनकर आएगी और इन बातों पर ध्यान देगी तो बेहतर सरकार के रूप में कार्य कर सकेगी। बेरोजगारी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन दोनों में बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, जिसमें नए जॉब कम से कम क्रिएट। रोजगारों के लिए जो भी नई संभावनाएं हैं, नए संयंत्र ये लगना चाहिए, फैक्ट्रीज हैं, ये है। और उनके रोजगार के लिए मतलब कंपनीज जो आने के लिए चल रहा था बीच में प्रोग्राम, वो सब कहीं दिख नहीं रहा है। उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, ऐसी कुछ सरकार के नए कदम उठाना चाहिए इस दिशा में। मतलब हमारे तौर पे एज अ यूथ हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन और शिक्षा को लेकर ज़्यादा काम करें। जैसे हम अभी यहाँ जबलपुर में हैं तो आज जबलपुर से सब लोग बाहर जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, तो वहाँ जाके उनको बेटर एजुकेशन मिल रही है, ज़्यादा अच्छा सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। तो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ भी आए। जैसे IIT का हब है, वैसा अपने यहाँ भी कुछ होना चाहिए ताकि लोग बाहर जाने की बजाय थोड़ा मध्य प्रदेश और जबलपुर को भी ज़्यादा डेवलप कर सकें। जिनका हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो, उनकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और जितने भी यहाँ पे जैसे साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है तो वो सब चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। और एजुकेशन पॉलिसीज़ अच्छी होनी चाहिए। और जो भी वृद्ध हैं उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स निकालें। चलिए इसी के साथ हमारे खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।